हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मस्त। चलिए, आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक अगला वीडियो। कौन से चैप्टर से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन से। याद कीजिए हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था। नॉनस्ट इक्वेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और उस वीडियो तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का पार्ट ए भी ख़त्म हो जाता है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट बी। अब इस पार्ट बी में एक्चुअल में है क्या चीज़? इस पार्ट बी में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमने 11th में नहीं देखा है, क्योंकि पार्ट ए में हम उन टॉपिक पर डिस्कस किए थे जो 11th में थे, लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक को हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा नया टॉपिक है। बट डोंट वरी, बहुत इजी टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। मतलब पार्ट बी अगर हमारा स्टार्ट होता है तो पार्ट बी हमारा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरीके से चालकता होती है उस पर हम बात कर रहे हैं। कंडक्टेंस मतलब होता है चालकता, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है विद्युत अपघट्ट। अगर हम हिंदी में बात करें तो सीधा हम टॉपिक पे आ रहे हैं, विद्युत अपघट्ट की चालकता के बारे में बात करने वाले हैं। अब विद्युत अपघट्ट की चालकता डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे पास तो क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है कि यार ये इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट क्या है? 11th में भी हमारे पास कोई टॉपिक था क्या? यस, आयनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हल्का फुल्का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसको हम कह रहे हैं विद्युत अपघट्ट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्ट होते क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी समझते हैं, कंडक्टेंस सुचालक। भाई दो चीज़ें होती हैं, एक जिनसे विद्युत धारा पास होती है आर कॉल कंडक्टेंस, कंडक्टर, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, नो सप्लाई इन करेंट, वो कहलाते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी दो तरीके से होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू और एक मेटल के थ्रू। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? हम सभी के घर में सिंपल सॉल्ट है, NaCl है। मान लो सपोज अगर हमारे पास एक छोटे से कंटेनर में, जार में और ग्लास जार में अगर हम एक इस तरीके से नमक NaCl का पूरा एक ढेर रख देते हैं और ट्राई करते हैं कि इस समय NaCl जो है वो एकदम ड्राई है, एकदम सूखा हुआ है। क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से करंट सप्लाई करते हैं, दोनों तरफ से यहाँ से प्लस और माइनस दे देते हैं, बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं और करंट सप्लाई करते हैं। अगर हम इस बीच वाले पार्ट को अगर हम यहाँ से छुएंगे, क्या लगेगा? क्या करंट मारेगा? सोच के देखिए। सॉलिड नमक है, दोनों टर्मिनल में हमने करंट सप्लाई किया थ्रू द वायर, कॉपर वायर, और मीड को हमने ऐसे उंगली डाल के टच किया। क्या लगता है, करंट मारेगा? नहीं मारेगा करंट, बिल्कुल नहीं मारेगा, क्योंकि NaCl जो है, नमक जो है, वो सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर के जैसा व्यवहार करता है, नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन सोचे जरा कि अगर इसी नमक को हम पानी में ऐड कर दें, पानी में ऐड करते ही नमक किस में डिसोशिएट हो जाएगा? Na+ और Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। और अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दें और उनको बैटरी से जोड़ दें। यहाँ पर कैथोड हो गया, यहाँ पर हमारा एनोड। अब इस सॉल्यूशन में अगर मैं फिंगर डालूंगा तो क्या होगा? करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा करंट, इस बार पक्का बाल खड़े हो जाएंगे हमारे। तो NaCl एक किसके जैसा बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो आप यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इंसुलेटर जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें करंट सप्लाई नहीं होता। लेकिन जब उसको एक एक्वा सॉल्यूशन में मिला दो या उसे मेल्ट कर दो, पिघला दो, तब भी चलेगा। ज़रूरी नहीं कि पानी में ऐड कर दो। अगर आप NaCl को मेल्ट कर दो तो मेल्ट होने के बाद भी उसमें आप इस तरीके का टेंडेंसी देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट इट्स एक्वस और मे बी मोल्टेन फेस में इट टर्न टू गुड कंडक्टर, सुचालक में, विद्युत के सुचालक में बदल जाता है। इस तरीके के पदार्थ को, इस तरीके के सबस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज ए इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, ए कंपाउंड which is bad conductor of electricity, bad conductor of electricity in its कौन सा फेस? सॉलिड फेस। या इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फेस, कौन से? सॉलिड फेस में। बट BUT, बट गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर इन इट्स मोल्टन और एक्वस फेस। और एक्वा स्टेट, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं भाई जो सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होते हैं, जिन वो विद्युत के कुचालक होते हैं। पिघलाने पर या पानी में ऐड करने पर वो विद्युत के सुचालक बन जाते हैं, गुड कंडक्टर बन जाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। 100% कंपोनेंट्स डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे NaCl, मान लो आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। ओके, कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल्स। अगर इसे आप पानी में ऐड कर दें तो क्या होगा? पानी में जाने के बाद इसके Na+ और Cl- के जो पार्ट्स होंगे वो भी टोटल 10 Na+ और 10 Cl- होंगे। तो इस प्रकार हम कह देंगे कि NaCl 100% जाकर पानी में डिसोशिएट हुआ, अपने आयनों में टूट गया, 100% कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया। तो NaCl के इस बिहेवियर को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो अपने कंपोनेंट्स में जिससे मिलकर वो बना है उसमें 100% आयोनाइज्ड या डिसोशिएट हो जाते हैं। लेकिन जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन होता है जिनमें, मतलब 100% नहीं। मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो हो सकता है एक आध मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट ना हो पाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। मे बी अगर इसके 10 मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, ध्यान से देखिए पार्शियली डिसोसिएशन कैसे होगा। अगर आपने थोड़ा सा 11 का आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो हल्का सा याद आ जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हमने एक्वा सॉल्यूशन में ऐड किया, ध्यान से देखिए, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिसोशिएट हो गया। क्लियर? 10 मॉलिक्यूल्स मैंने लिया था तो 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव आयंस मिलेंगे। अरे ये तो कंप्लीट हो गया, फिर पार्शली कहाँ हुआ? जस्ट वेट। अब क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर इसके कुछ आयंस आपस में जुड़ने भी लग जाएंगे। मान लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स ऐसा जुड़ रहे हैं, तो 10 में से 2 चला गया तो कितना बचा?
8, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, और वो 2 वापस रिवर्स हो गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया। हमने यूज़ किया था 10 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट आयंस कितने मिल रहे हैं अपने को 8। इसका मतलब ये हो गया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोशिएट ना होकर पार्शियली डिसोशिएट हो गया। तो इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं समझ में आ रहा है सभी को। ऐसे जितने भी विद्युत अपघट्य हैं जो सॉलिड फेस में विद्युत के कुचालक होंगे, पिघलाने पर, पानी में ऐड करने पर दे टर्न टू गुड कंडक्टर, विद्युत के सुचालक बन जाते हैं, वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। जो अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग, जो कंप्लीट नहीं टूट पाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसके लिए स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 होगा और वीक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100 से कम होता है। ठीक, ये है इलेक्ट्रोलाइट। आगे हम डिस्कस करते हैं कि एक लोहे के पीस में या किसी मेटल के पीस में करंट सप्लाई हो रहा है और एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट सप्लाई हो रहा है, मतलब दोनों के दोनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट उनकी कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो हम इधर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, और इधर ले रहे हैं मेटालिक कंडक्टिविटी। इसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य की चालकता हिंदी में। और ये है हमारा धात्विक चालकता। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। चलिए बात करते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, फिर अपन एक डिफरेंस की बात कर लेंगे। चलिए ओके, ठीक है भाई। ये आपके पास एक बीकर है, सॉल्वेंट के रूप में आपने पानी ले लिया, पानी में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आपने ऐड कर दिया, सस्ता सुंदर टिकाऊ घल का माल NaCl यूज़ कर सकते हैं। पानी में डालने से ही वो Na+ और Cl- में टूट गया। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी और कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिए, माइनस हो जाएगा आपका कैथोड और प्लस हो जाएगा आपका एनोड। ओके, ठीक है भाई। बात करते हैं धात्विक चालकता। एक छोटी सी पीस ले लेते हैं, लोहे का टुकड़ा ले लो, किसी भी मेटल का टुकड़ा ले लो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है, सिल्वर ले लो, बट अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर मेटल के फॉर्म में। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अगर इस बैटरी के थ्रू इस पूरे में करंट दिया जाए तो क्या होता है। होता क्या है कि जैसे ही आप करंट दोगे, NaCl इलेक्ट्रिक करंट देने पर अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ और Cl-। वो Na+ माइग्रेट करेगा टूवर्ड फ्रॉम कैथोड, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वहाँ पर जाकर वो रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ पर हो रहा है प्रोसेस, एट कैथोड। दूसरे साइड Cl- है, बैलेंस के लिए 2 लगा रहे हैं। ये माइग्रेट करेगा टूवर्ड फ्रॉम एनोड, जाकर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बबल करेगा एट एनोड पर। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन होगा इस सेल के अंदर और पूरे सॉल्यूशन के अंदर करंट सप्लाई होगा। और यहाँ तो बहुत सिंपल है, यहाँ से करंट दो और यहाँ से करंट पास होके बाहर निकल जाएगा। ओके, इस लोहे के पीस को अगर आप कहीं से भी छुएंगे तो करंट सप्लाई होगा। टेस्टर से चेक कर लो, छूने की ज़रूरत नहीं है भाई। ओके, अब इन दोनों तरीके के कंडक्टिविटी में क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा है, अब हमारा टॉपिक उसी पर डिपेंड है। तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखिए तो क्या लगता है पहला बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप देखिए, जो भी कंडक्टिविटी हो रही है
जो भी यहाँ पर चालकता शो हो रहा है वो तब तक हो रहा है जब आयन मूवमेंट कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल बोलचाल की भाषा में अगर मैं यहाँ पर Na+ को पकड़ लूँ और Cl- को भी पकड़ लूँ और इसको इधर उधर मूवमेंट करने से रोक दूँ, तो इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर करंट सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र Na+ और Cl- के कारण हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर करंट का जो सप्लाई है वो आयंस के मूवमेंट के कारण हो रहा है। दैट मीन्स करंट सप्लाई थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस, जो आयंस है वहाँ पर उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। यहाँ पर बताइए, ये तो 9th 10th 8th में भी पढ़े हैं, मेटल और अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इन मेटल्स में क्या होता है कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स अपने वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये मेटल्स के जो हैं पार्ट यहाँ पर, इनको अपन कर्नल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर करंट सप्लाई होगा तो करंट इलेक्ट्रॉन के थ्रू माइग्रेट करेगा एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो करंट सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। दैट मीन्स अगर मैं शॉर्टकट मारूं कि करंट सप्लाई थ्रू मूवमेंट ऑफ आयन, तो यहाँ पर करंट सप्लाई थ्रू फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहला बेसिक डिफरेंस तो यही होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी होती है, यहाँ पर आयंस के कारण। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट सप्लाई हो रहा है आयन के कारण, इसका मतलब, और यहाँ पर करंट सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी एज ए कंपेयर टू आयन, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी किसकी ज़्यादा होगी, मेटालिक कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। मतलब दे शो लो कंडक्टिविटी, और ये एज कंपेयर शो लार्ज कंडक्टिविटी। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होंगे किसके कंपैरिजन, आयंस के कारण। तीसरा बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने NaCl को इस सॉल्यूशन में डाला, अब ये Na+ यहाँ जा रहा है और यहाँ पर जाकर डिपॉजिटेट हो जा रहा है, मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोड पर सोडियम जमा होने लगेगा। एनोड पर देखिए क्लोरीन यहाँ से बबल होकर बाहर निकल रहा है, क्लोरीन गैस। तो क्या अब इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर नमक बचा, नहीं बचा, यहाँ पर सोडियम हो गया, क्लोरीन बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप करंट सप्लाई करेंगे तो कंपाउंड्स में केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। हाँ, देयर इज शो केमिकल चेंज इन कंपाउंड में क्या आ जाता है, केमिकल चेंज आ जाता है, वो नमक नहीं है वो। तीसरा, इसमें क्या होगा, भाई ये लोहे का टुकड़ा है, मान लो करंट सप्लाई हो रहा है, तो क्या करंट सप्लाई होने के बाद लोहे का टुकड़ा सिल्वर में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, कभी भी लोहे का टुकड़ा लोहे ही रहेगा। दैट मीन्स नो चेंज इन no chemical change in metal,
मेटल में कोई चेंज नहीं होता, कोई केमिकल चेंज नहीं होता। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा लाइट गोल होता है। क्यों होता है? सर वी नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी। गर्मी के दिन में एसी भी चल रहा है सर, कूलर भी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, 24 आवर्स चल रहा है, तो ज़्यादा करंट सप्लाई होगी, लो हाई वोल्ट चाहिए। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारे स्ट्रेट वायर के वायर्स होते हैं जिनके थ्रू करंट सप्लाई हो रही है वो भी तो गर्म हो जाएंगे। तो गर्म होने के बाद कहीं कहीं पर जब थोड़ा सा गर्माहट होती है तो देखिए ना, तार वगैरह टूट जाते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह के करंट टूट जाते हैं। या बेसिक देखा जाए तो अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम होती है कंडक्टिविटी? स्पेस की यहाँ कमी है तो मैं चौथा यहाँ ले लेता हूँ। हाँ, कंडक्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। मतलब अगर यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इस मेटल की कंडक्टिविटी घट जाएगी। ऐसा क्यों होगा? सोचे जरा। पहले हमारे 12th में फर्स्ट चैप्टर सॉलिड हुआ करता था 3-4 साल पहले, बट अब वो डिडक्ट हो गया तो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन आ गया है। तो वहाँ पर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में डिस्कस करते थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स बहुत बेहतरीन तरीके से अरेंज होते हैं इन अ फिक्स ऑर्डर में, उसे अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मेटल, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन ठोस हैं, मतलब उनके अंदर भी पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, रैंडमनेस नहीं होता, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। आप देखे होंगे ना, हमारे आर्मी के जो जवान हैं जब परेड वगैरह करते हैं तो एकदम रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मेटल्स के अंदर भी पार्टिकल्स या कर्नेल जो हैं ये भी रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। जब ये रेगुलर ऑर्डर में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जब माइग्रेट करता है तो कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते वो। लेकिन सोचे जरा कि अगर इसी मेटल को हम हीट सप्लाई कर दें, भाई अब किसी के भी नीचे में हीट देंगे, गरम करेंगे तो बंदा तो भागेगा, रॉकेट। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये कर्नेल जो हैं पार्टिकल्स हैं एटम्स के फॉर्म में, अगर इन्हें आप हीट सप्लाई करेंगे तो जाहिर बात है कि ये वाइब्रेट करेंगे, इधर उधर छटकेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। और जब ये इस तरीके से गर्म करने पर इधर उधर वाइब्रेट करेंगे तो इनका ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा तो अपने गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, और डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी कंडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसी को कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, समझ में आया? भाई मेटल्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम समझ लो, कर्नेल समझ लो, पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए बढ़िया सी जगह है। ओके, पक्का? अरे आप सोच लीजिए कि कोई कॉलोनी है, रेरा फ्रू कोई कॉलोनी है, तो कॉलोनी में पहले रोड बन गया, नाली बन गई, पूरे कॉलोनी से एकदम फिक्स डिस्टेंस में है, तो उनके जो रोड है एकदम क्लीन, नीट और क्लीन है। और रेरा अप्रूवल कोई कॉलोनी है तो कोई आगे बढ़ा के मकान बना रहा है, कोई पीछे बना के बना रहा है, तो जो रोड है वो कहीं पर जिग जैग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वहाँ पर रैंडमनेस रहेगा, अव्यवस्था रहेगी। तो अव्यवस्था होने पर वहाँ से गाड़ियाँ जो चलेंगी वो भी स्लो मोशन में देख रेख के चलेगा, नहीं तो ठोक देंगे कहीं पर भी। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अगर हम हीट सप्लाई करें तो जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से हटकर वाइब्रेट करने लगते हैं, और इस कारण से ये व्यवस्थित की जगह अव्यवस्थित होने लग जाते हैं, रेगुलर से रैंडमली हो जाते हैं। और उस कारण से एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर आराम से ट्रैवल कर रहे थे, गति कर रहे थे,
अब उनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा होगा और इसी कारण कंडक्टिविटी कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो क्या लगता है, अगर हम इसे नीचे से गर्म कर दें तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कंडक्टिविटी किसके कारण हो रही है, सोचिए जरा, कंडक्टिविटी किसके कारण हो रही है, आयंस के माइग्रेशन के कारण। जितनी जल्दी आयंस अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतनी बढ़िया इसकी कंडक्टिविटी होगी। अब अगर हम इसको नीचे से हीट सप्लाई कर दें तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जल्दी जल्दी एनोड और कैथोड पर जाएंगे। जितनी जल्दी जल्दी एनोड और कैथोड पर जाएंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी उतना स्पीड से होगा। तो ओवरऑल क्या है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब हम चौथा पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं, स्पेस नहीं है, कि जैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ रही किसके साथ, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो यह है बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस के बीच में। हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए मेटालिक कंडक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, हमारे लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के बारे में कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है तो उसके अंदर अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास आने वाला है ओम्स लॉ, हमारे पास आने वाला है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आएंगी अब हमारे पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड डिप्ड है इसमें, बैटरी से जोड़ दिया और हमने यहाँ पर बैटरी के थ्रू V वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पर लगाया। V वोल्ट का पोटेंशियल लगाने से मान लो इस सॉल्यूशन में I एम्पियर का करंट सप्लाई हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या करता है, V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज ओम्स लॉ। बहुत सिंपल है भाई, इतना दोगे उतना मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। गीता का उपदेश हो गया है तो ओम्स लॉ को किससे रिलेटेड कर दिया हमने, भगवत गीता से रिलेट कर दिया। तो हम जितना पोटेंशियल इस सेल से इस पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में देंगे उतना ही तो करंट सप्लाई होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। तो I क्या है, तो ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ, करंट सप्लाई या करंट फ्लोइंग, या करंट फ्लोइंग कर दो ज़्यादा अच्छा है, करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रोलिटिक solution is directly proportional to potential difference across it। मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोड में जितना पोटेंशियल डिफरेंट, जितना करंट, जितना वोल्ट का करंट आप दोगे इस पूरे परिपथ में, इस सॉल्यूशन के अंदर उतना ही करंट सप्लाई होगा या फ्लो करेगा। कौन सा नियम कहते हैं इसे, ओम्स लॉ कहते हैं। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, लगाया गया विभवांतर, हिंदी में विभवांतर कहते हैं। तो लगाया गया विभवांतर परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, ओम्स का लॉ कहलाता है। इसे हम आगे ले जाएं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट लगता है R, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और फिर क्या हो जाएगा I। यहाँ पर R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध, नाम से जाहिर है रुकावट, ब्रेकर,
रेजिस्ट करेगा। किसको रेजिस्ट करेगा? फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। उसी को अपन क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं कि अब ये रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, ये जो रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। R जो है वो प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A के। अब ये L और A क्या है? L और A क्या है? एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की जगह इसको मेटालिक कंडक्टिविटी से समझाने में ज़्यादा सुविधा है। देखते हैं, मान लेते हैं एक कॉपर का वायर इतना लंबा है और एक कॉपर का वायर थोड़ा उससे ज़्यादा लंबा है। इसमें भी करंट सप्लाई होगा और इसमें भी करंट सप्लाई होगा। क्या लगता है, इनमें और इसमें दोनों में जब करंट सप्लाई होगा तो किस वायर में बेहतरीन तरीके से विद्युत धारा बहेगी? क्या लगता है आपको? छोटे वायर में कि बड़े वायर में? छोटे वायर में कंडक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से होगी, या उसका यूँ कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा। किसके कंपैरिजन? बड़े वाले तार के तुलना में। तो लंबे तार के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा हुआ है? कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप एक बाइक लेके यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं और उसी बाइक से 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो ब्रेकर किस में ज़्यादा पड़ेगा? 10 किलोमीटर में कि 50 किलोमीटर में? कॉमन सेंस है 50 किलोमीटर में। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। दैट मीन्स रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होता है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, सोचो जरा, आपको एक गाड़ी दौड़ानी है और गाड़ी दौड़ाने के लिए रोड इतनी चौड़ी है और एक गाड़ी दौड़ाने के लिए आपकी रोड एकदम यहाँ पर है। क्या लगता है किसमें गाड़ी बहुत स्पीड से दौड़ेगी? चौड़े वाले में कि सकरे वाले में? चौड़े वाले में। अभी नेशनल हाईवे में अगर 8 लेन की रोड है तो वहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा स्पीड से जाएंगी एज ए कम्पेयर टू किसी गली कुचके में, है कि नहीं? तो अगली चीज़ क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना एरिया होगा उतना ही कंडक्टिविटी बढ़िया होगी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस उतना कम होता है। सकरा मार्ग ज़्यादा भीड़ भाड़ मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। आई होप अंडरस्टूड। तो ये है रेजिस्टेंस जो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो सर लेंथ क्या होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? लेंथ यहाँ पर होगा दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ये है लेंथ। और क्रॉस सेक्शन एरिया में ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की जो विड्थ है, चौड़ाई है, मोटाई है, ये होती है क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रोड जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इलेक्ट्रोड जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, कंडक्टिविटी, और साथ में हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में भी बात करेंगे और कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। हाँ, साथ में सेल कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।